नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में दोस्तों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले धातु एवं अधातु धातु और अधातु के बारे में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे अपन। और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है ग्रुप डी में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो अधातु और धातु में क्या अंतर होता है, क्या काम आती हैं, अधातु कैसे व्यवहार करती हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए भौतिक गुणधर्म के बारे में अपन पढ़ते हैं कि धातु के अधातु के इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूह को अलग करना सबसे आसान है, ठीक है। तो ये शायद है। तो देखो, धातुएं आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ धातुओं के नमूने इकट्ठे किए, ठीक है। अब यहाँ देखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देगा उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसे, मतलब क्या करते हैं कि रेगमाल से साफ करके अब क्या किया इन्होंने कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार हो जाती है। मतलब मेन बात क्या है दोस्तों, अगर मान लो धातु का कोई शुद्ध रूप दिखा आपको तो ये समझ लीजिए कि ये चमकदार है। अगर कोई धातु चमकदार दिख रही है तो वो शुद्ध रूप है। धातु के इस गुणधर्म को ही धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अपन पढ़ते हैं, देखो आगे क्रियाकलाप में दे रखा है, क्रियाकलाप में बता रखा है हमें कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षण के लिए सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखिए। पेपर देखो दोस्तों, मेन बात क्या कहना चाहता है, इसके कहने का मतलब ये होता है कि धातुएं चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, ठीक है, तेज धार वाले से। आप देखेंगे कि धातु सामान्य कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। मतलब कठोरता अलग अलग होती है तो अलग अलग हिसाब से काटी जा सकती है, लेकिन कट सकती कट सकती है। जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 हथौड़े से प्रहार कीजिए, ठीक है। ये आपको क्रियाकलाप दिखा रहा है कि धातुओं को कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। आप देखेंगे कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्मता को आघात वर्धनीय कहते हैं। देखो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। कि धातु को पीटकर अगर पतली चादर बनाई जा सकती है तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। उन धातु, अब देखो यहाँ देखो, ये प्रॉपर तरीके से दे रखा है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब मेन बात क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि 2 किलोमीटर लंबा तार कितने से, ओनली 1 ग्राम सोने से बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन, देखो यहाँ ये दे रखा है थोड़ा सा ये प्रॉपर तरीके से। एल्युमिनियम या कॉपर तार का लीजिए, कैम की मदद से तार को स्टैंड में बांध दीजिए। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पेन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैम्प, मोमबत्ती, इनका उपयोग करके, देखो यहाँ क्या कर रखा है इसने, देखो इस क्रियाकलाप में क्या हमें फाइनल रिजल्ट, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेन बात क्या होना चाहता है कि जो इसने जो धातु को गर्म किया ना, एक साइड से इसको गर्म किया लेकिन वो दूसरे साइड भी ये गर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो धातु होती है ऊष्मा की सुचालक होती है तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि जो सिल्वर होता है और कॉपर होता है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। इसकी तुलना में लेड और मरकरी है ना, ये भी क्या है, धातु है दोस्तों, लेकिन ये ऊष्मा की क्या है, कुचालक है, ठीक है। क्या धातु विद्युत की भी चालक होती है, तो इन चीज़ों के बारे में उनको देखो, ये प्रयोग कर रखा है इन्होंने कि धातुएं जो विद्युत की चालक होती है। तो देखो यहाँ बैटरी लगाई इन्होंने, ये बैटरी लगाने के बाद ये देखो यहाँ क्लिप पिन स्विच जोड़ दिया, सारा चीज़ें इन्होंने कर दिया। ये देखो बिजली घर पहुंचती है, उस पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। मतलब जब हम घरों तक जो विद्युत लेके जाते हैं उसका जो तार होता है ना, उसके ऊपर पीवीसी की जो कोटिंग होती है, ठीक है, वो रबड़ चढ़ी होती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें धात्विक या सोनरज कहते हैं। क्या आप बता सकते, देखो जो स्कूल की घंटी है वो भी एक धातु है, ठीक है।
तो वो क्या होती है कि जब अपन उसको किसी अन्य धातु से मारते हैं तो वो क्या करती है, आवाज करती है। अधातु की पिछली कक्षा में आपने अंदर में धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, यानी कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु के उदाहरण है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या गैस होती है। अधातु देखो, अधातु जो होगी वो ठोस होगी या फिर गैस होगी, ठीक है। अधातुएं या तो ठोस होंगी या गैस होंगी। लेकिन ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है हमें। यहाँ देखो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन के नमूने चित्र हो गया। यहाँ पर देखो, ये आगे अपन को ये सारी चीज़ें दे रखी है, देखो। अब देखो यहाँ से अपन को प्रॉपर चीज़ें देखिए। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बाकी सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन गैलियम और सीजियम का बलनाम बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। गैलियम हो गया और सीजियम। गैलियम, यहाँ देखो, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्या होगा, बहुत अधिक होगा। लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप इन्हें हथेली पर भी रखोगे ना तो ये धातुएं क्या होंगी, पिघलने लग जाएंगी। फिर यहाँ की आयोडीन अधातु होती हुई चमकीला होता है। मतलब देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो धातु धातु चीजें होती है वो चमकीली होती है, लेकिन जो आयोडीन होती है अधातु है, फिर भी ये चमकीली है। अगर चमकीली होने के कारण हम इसे धातु कह दें तो गलत होगा, लेकिन ये क्या है, आयोडीन एक अधातु है, ठीक है दोस्तों। कार्बन एक ऐसी धातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक, एक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। कार्बन क्या है, एक अधातु, जबकि अधातुओं का गलनांक बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन वो धातुओं का, लेकिन यहाँ अधातुओं का भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। कार्बन एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इस प्रकार से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, ये सारी चीजें अपन को दे रखी थी। अब आगे देखो क्या बता रखा है, आगे बता रखा है, देखो आगे जो बता रखा है हमें वो ये बता रखा है कि अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड प्रदान करेंगी। अधातुओं के ऑक्साइड कहते हैं अम्लीय होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। अगले भाग में देखो, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल बनाते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आपको प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातु इस प्रकार अभिक्रिया करती है। देखो, वायु में जब मैग्नीशियम का दहन होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है वो, ठीक है, चमकदार ज्वाला के साथ, और श्वेत रंग का वो बना ले दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पाँचवा, अब यहाँ देखो, ये देखो, ये सारी आपको जो रिएक्शन करके बता रहा है ये सारी चीज़ें, देखो, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। देखो, धातु प्लस ऑक्सीजन मिल गई तो धातु ऑक्साइड हो गया। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, यानी 2Cu+O2। तो 2Cu क्या बनाता है, कॉपर सेकेंड बनाता है ये, ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 4Al+3O2, तो 2Al2O3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने रिएक्शन भी देख ली इनकी। अब आगे देखो, देखो हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, सही बात है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम और
जिंक के ऑक्साइड दोनों प्रकृति प्रदान करते हैं। वैसे तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी धातु अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। ऐसी धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। Al2O3 प्लस 6HCl, तो 2AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो, अब यहाँ देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर प्रदान करते हैं सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या करते हैं, जल में घुल जाती है। अधिकांशतः धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जैसे Na2O प्लस H2O, तो 2NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। KO K2O H2O, तो K2KOH ये बन गया। ठीक है, ये क्या बना, जलीय विलयन बन गया। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह पतली धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण को सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया। ठीक है, यहाँ देखो इन्होंने एक क्या है प्रॉपर तरीके से इन्होंने समझा रखा है कि देखो, एनोडीकरण, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बढ़ाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होगी। अब यहाँ देखो ये क्या कहता है, उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन के दहन से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या करता है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो क्या होता है, देखो यहाँ। ठीक है, आगे बता रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ बता रखा है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु और हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्कालिक प्रवृत्ति होती है, जैसे 2K2H2O, तो 2KOH और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा हो। 2Na2H2O, तो 2NaOH H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा क्या निकालती है, ऊष्मीय ऊर्जा निकालती है। ठीक है, यहाँ देखो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन की प्रज्वलन होने से लिए पर्याप्त नहीं होती है। Ca+2H2O, तो Ca/OH2H2O, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन के गुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह तैरना प्रारंभ कर देता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। 2Al
प्लस 3H2O Al2O3 प्लस 3H2 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती। आपने पहले दिन पढ़ा कि धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु, तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये अपन को दे रखा है, यहाँ देखो ये दे रखा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की विक्रियाओं के लिए समीकरण है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के साथ किसी विक्रिया में अपचयित होता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें अपन को दे रखी हैं। यहाँ ये भी दे रखा है। एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? एक्वारेजिया रॉयल जल का लेटिन 3:1 में होता है, 3:1 में होता है इस चीज़। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HCl और HNO3 3:1 में होता है। ठीक है, ये गोल्ड के गला सकता है, जबकि दोनों में किसी में गलाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, दोनों मिलकर इसको गोल्ड को जला सकते हैं, मतलब गला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखा रखी है। क्रियाशीलता की बात करें तो देखो यहाँ क्रियाशीलता बता रखी है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg Ag Au। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। एल्युमिनियम ज़्यादा है जिंक से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फिर घटती अभिक्रियाशीलता, सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया यहाँ, और यहाँ दिखा रखा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने अच्छी तरह से अपन ने पढ़ा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।